हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मैं यूट्यूब चैनल संसिद्धि में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोग कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप देख चुके हैं और इसी के क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, हेडिंग करिए आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। इसका अर्थ है इसमें बहुल आवेशों के बीच बल भी है ना, कई सारे आवेश हैं, उसे एक निकाय बना है, उसमें किसी एक आवेश पर बल कैसे लगेगा ये भी बोल सकते हो। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए इस सिद्धांत के अनुसार इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या होगा। तो लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में कोई सिस्टम होगा, उसमें यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं, हम सपोज कर ले रहे हैं कि कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, मान लीजिए कोई निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो उसमें से किसी एक आवेश पर बल कितना लगेगा ये देखना। तो किसी एक आवेश पर बल उस निकाय के अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए उस निकाय के अन्य आवेशों के द्वारा उस पर, किस पर, दिए गए आवेश पर उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। बात क्लियर है। मान लीजिए किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, तो उस निकाय में से किसी एक आवेश को चुनिए और उस पर कितना बल लगेगा, तो उसमें से किसी एक आवेश पर बल यानी कितना बल लगेगा, कामा करके लिखेंगे उस निकाय के अन्य आवेशों के द्वारा उस पर, यानी जिस आवेश पर आप बल निकाल रहे थे उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। एक चीज़ इसमें और लिख सकते हो, क्या, किसी आवेश पर, इसी का ही स्टेटमेंट है, किसी आवेश पर लगाया गया बल या किसी आवेश पर लगने वाला बल
अन्य आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित होता है, यानी प्रभावित नहीं होता है। प्रभावित नहीं होता है, ये हो गया इसका। आप बोल सकते हो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में कई आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल उस निकाय के अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी आवेश पर लगने वाला बल, उस निकाय में किसी आवेश पर जो बल लग रहा है उसमें अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यही चीज़ लिखा गया है, किसी आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ये इसका आपका स्टेटमेंट हो गया। इसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और बढ़िया से समझते हैं। सपोज कर लीजिए, माना किसी निकाय में n आवेश, कितने n आवेश मान लेते हैं। कौन कौन से हैं? मान लीजिए Q1 है, कामा Q2 है, Q3 है, डॉट 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 ऐसे Qn है। हम ये सपोज कर लेंगे Qn, n आवेश इस तरीके से है। क्लियर है ये चीज़? अब मान लीजिए आपको इनमें से किसी एक आवेश पर बल ज्ञात करना है, जैसे Q1 पर ज्ञात करना है। अब यदि किस पर Q1 पर बल ज्ञात करना हो, तब देखिए मान लीजिए Q1 पर बल ज्ञात करना था और Q1 पर बल आप मान लो कुछ F1 है। क्या है? F1 है। कितना भी है? तो F1 है। चलो ध्यान देते हैं। तब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स अध्यारोपण के सिद्धांत से देखिए वेक्टर F1 बराबर इस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उनके सदिश योगफल के बराबर होगा। तो मान लीजिए Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, उसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी वेक्टर F12। ऐसे ही पहले आवेश पर तीसरे आवेश के कारण लगाया गया बल, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। ठीक है। और लास्ट वाला क्या है? nवां आवेश है और nवें आवेश के कारण पहले आवेश पर लगाया गया बल, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, इसी के बराबर होगा। यही आपका था सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, अब ये हो गया। लेकिन दो आवेशों के बीच बल का मान हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, तो अगर उसको भी समझना चाहते हो तो बगल में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में कई आवेश हैं। पहला आवेश सपोज करिए यहाँ रखा हुआ है Q1, दूसरा आवेश आप सपोज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ रखिए इसको Q1 को,
Q2 यहाँ रखा है, ऐसी जगह रखिए हाँ दिक्कत ना हो, है ना, स्थिर सदिश खींचने में। Q1 Q2 ऐसे Q3 सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ कहीं रखा है, और ऐसे रखे हैं Q4 Q5 Q6 डॉट डॉट डॉट। लास्ट में मान लीजिएगा एक कोई आवेश है यहाँ रखा है, और वो है Qn, nवां आवेश, ठीक। अब इन सब का एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष स्थिर सदिश पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई इसमें एक मूल बिंदु O है, इस निकाय में कोई मूल बिंदु O था ये, तो यहाँ से सबके डिस्टेंस निर्धारित कर दीजिए। मान लेंगे O के सापेक्ष Q1 का स्थिर सदिश ये हो जाएगा, O के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश ये हो जाएगा। स्थिर सदिश पढ़ा ही चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। O के सापेक्ष Q3 का स्थिर सदिश ये हो जाएगा। ऐसे ही O के सापेक्ष Qn का स्थिर सदिश हो जाएगा आपका, इसको डॉटेड बना लीजिए, कई सारे होंगे, उसके बाद ये हो जाएगा स्थिर सदिश। बात क्लियर है। अब आप निकालने वाले हो Q2 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल, ऐसे Q4 के कारण Q1 पर बल, ऐसे ही Qn के कारण Q1 पर बल। बात क्लियर है। ये सारी चीज़ें आप बताने वाले हो। तो दो बिंदुओं के बीच जो हम बल ज्ञात करते हैं उसको कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, और कूलाम के नियम में दो स्थिर बिंदुओं के बीच दूरी का पता होना चाहिए। तो इसको भी आप सपोज करिए, मानिए ठीक है, हम ये सपोज करेंगे जब Q2 के कारण Q1 पर बल निकालेंगे तो Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये चीज़, एक मिनट, तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिर सदिश आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे Q3 के कारण भी ये हो जाएगा, ऐसे Q4 Q5 ऐसे होगा। Qn के कारण देखिए ये आपका। बात क्लियर है। इस तरह से आपके स्थिर सदिश हो जाएंगे। इनको कुछ सपोज कर लीजिए, मान लीजिएगा कि Q2 के कारण Q1 का जो स्थिर सदिश है वो R ठीक है, कितना है R, एक मिनट, ठीक, R12 ठीक है। ऐसे ही Q3 के कारण Q1 पर Q3 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिर सदिश होगा उसको मान लेंगे R13। ऐसे Q4 होगा तो R14, Q5 होगा R15, इस टाइप से सपोज करते चलेंगे। और यहाँ Qn के सापेक्ष Q1 का स्थिर सदिश जो होगा उसको हम लोग R1n मान लेंगे, ठीक है। ये चीज़ अब बड़े आसान तरीके से F21, F13 और F1n की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, F12, F13, F1n ये सब पता है क्या है? अगर नहीं पता है तो यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ आपका F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि Q1 पर Q2 के कारण बल। ऐसे ही यहाँ पर F13 होगा तो इसका मतलब Q1 पर Q3 के कारण बल। ऐसे ही F14 होता, सपोज करिए F14 होता तो Q1 पर Q4 के कारण बल। ऐसे F1n है तो इसका मतलब क्या है, Q1 पर Qn के कारण बल। ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक। कैलकुलेशन देखिएगा, तो F1 क्या था, Q1 पर सभी आवेशों के कारण बल था, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू लिखा क्या है, F12 यानी
1 पर Q1 पर बल Q2 के कारण, तो इसकी वैल्यू कूलाम के नियम से निकालेंगे। कूलाम का नियम आप जानते हो, कूलाम के अनुसार F इज क्या होता है, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो होता था। लेकिन जब सदिश फॉर्म में लिखते थे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखते थे। यूनिट वेक्टर क्या होता था, वेक्टर F की दिशा में होता था, कि वेक्टर F की डायरेक्शन क्या है, उस दिशा में होता था। तो यहाँ पर अगर जो भी आप सपोज करते थे, मान लो A बिंदु से B बिंदु की ओर होता था तो यूनिट वेक्टर AB लिखते थे। R इसी को मान लीजिए तो यूनिट वेक्टर R लिखिए, जो मन करे वो लिख सकते थे। तो वही चीज़ यहाँ सदिश फॉर्म में है, तो सदिश फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। अब F12 के कारण, Q2 के कारण Q1 पर बल, यानी F12 की जो वैल्यू होगी कूलाम के नियम से, K Q1 Q2, तो पहला आवेश आपका Q2 है, दूसरा आवेश आपका Q1 इंटू Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R12 है। जैसे ये लिखा है R12 का वेक्टर फॉर्म लिखा है, तो इसका वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग होता है। और वैसे भी इसका मापांक यानी कि केवल परिमाण से मतलब रखोगे तो सदिश हट जाएगा, R12 बचेगा। यानी इन दोनों के बीच की दूरी R12 है, आप मान रखिए। तो इसका लिखोगे यहाँ R12 का स्क्वायर, क्योंकि K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये हो गया। इसी तरीके से अभी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मल लिखियो, लेकिन यहाँ वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसकी डायरेक्शन दिखा दो, वहाँ पर किस डायरेक्शन में बल लग रहा था। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो Q2 के कारण Q1 पर जो बल होगा वो इसी दिशा में होगा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको कर सकते हो ठीक से। अब ठीक है, ठीक, बात क्लियर है। और इसका वैल्यू लिखो, इसका मतलब ये, इसको माने क्या हो तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 है। ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर बल। ऐसे ही Q3 के कारण Q1 पर बल निकाल लीजिए। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो Q1 को इधर उधर करिए, नहीं सब आ गया। एक मिनट, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इधर ले चलिए थोड़ा सा, और इसको भी ये आपका Q1 हो गया। ठीक, अब देखिए Q3 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों Q3 और Q1 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश ये मान लीजिए ये होगा। ठीक है, और इसका भी नाम लिख दो, Q3 के कारण Q1 पर, तो F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। क्लियर है, ये हो गया। अब ऐसे ही Q4 होता तो Q4 के कारण Q5 होता, Q5 के कारण यहाँ Qn है, तो Qn के कारण इस पर दिखा दीजिए कि फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में होगा, कितना लगेगा, तो ज्ञात कर रहे हैं अभी। n इन दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक, ये, और इसको हम मानेंगे क्या, F13। ठीक है, ये हो गया। डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन आपको यहाँ लिखना है। कोई भी सदिश राशि जो होता है, जैसे बल लिखा है यहाँ पर, तो इस बल का परिमाण होगा F इंटू इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, वो कुछ भी मान सकते हो। मान लिया n है, यूनिट वेक्टर n, तो यहाँ F क्या हुआ, इस बल का परिमाण। यूनिट वेक्टर n क्या बता रहा है, इस बल की दिशा बता रहा है। यानी परिमाण और दिशा का गुणनफल ही क्या होता है, वो सदिश राशि होती है। ठीक, लेकिन ये दिशा किसकी बता रहा है, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि वेक्टर F की दिशा में इकाई सदिश। तो ऐसे यहाँ परिमाण तो लिख दिए हो कि Q1 और Q2 के बीच का बल कितना लगेगा, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग हो गया परिमाण। लेकिन अब इसकी दिशा बतानी है, तो इसकी दिशा में हम लोग लिखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर मान लेंगे
R12, यूनिट वेक्टर R12 ये है क्या? तो आप लिख सकते हो कि वेक्टर F12 की दिशा में इकाई सदिश। क्लियर? ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो प्लस F13 लिखा है। 13 का मतलब पहले आवेश पर बल तीसरे आवेशित कण के कारण है। ठीक है, तो यहाँ भी फार्मूला तो वही रहेगा कि Q1 Q2, तो यहाँ पर Q1 की जगह Q3 होगा इंटू Q2 की जगह पर Q1 होगा। ये हो गया अपान R², यानी इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R13। ठीक है, वेक्टर हटा देंगे, R13 का स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। आगे चलेंगे, प्लस ऐसे ही चौथा बल होता तो चौथा आवेश होता तो चौथे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल, ऐसे करते चले जाते। लास्ट में देखते हैं यनवा आवेश है और यनवा आवेश के कारण पहले आवेश पर बल F1N लिखा हुआ है। तो यहाँ भी फार्मूला तो वही लगना है कि Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर Qn इंटू Q2 की जगह पर Q1 अपान R², यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो R1N माने इसका वर्ग, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इनटू, अब इसकी डायरेक्शन भी बताओ, तो इसकी डायरेक्शन इसके अनुदिश इकाई सदिश हम मान लेंगे R1N, यूनिट वेक्टर R1N। ये हो गया आपका। इस तरीके से आप बल निकालोगे। और आसान करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो वेक्टर F1 के तो सब में है, कावन कर लीजिए, तो के Q1 भी सब में है, चाहो तो कॉमन कर लो, लेकिन ये आसान रहेगा आपके लिए। लिखने का तरीका जो है क्या है, Q2 Q1 अपान वेक्टर R12 का स्क्वायर प्लस इनटू यूनिट वेक्टर R1। ठीक है, प्लस के तो कॉमन कर लिए हैं, Q3 इंटू Q1 अपान R13 का स्क्वायर। यहाँ यूनिट वेक्टर लिखना भूल गए, इसकी भी दिशा बताओ, इसको थोड़ा इधर ले चलो। ध्यान देंगे, तो ये क्या था, F13 था। F13 मतलब तीसरे आवेशित कण के कारण पहले आवेशित कण पर बल, और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर 13, यूनिट वेक्टर R13। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ भी लिखिए इकाई सदिश, वापस से इस पर इनटू यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट डॉट के तो कॉमन कर लिए हैं, बचेगा क्या, Qn इंटू Q1 अपान R1N का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1N। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से। तो ये आपका इस तरह से आप निकाल सकते। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ F1 लिखा है, F1 का मतलब पहले आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल। ऐसे आप कह सकते हो दूसरे आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल क्या होगा, तीसरे आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल क्या होगा, तो वो भी चीज़ निकाल सकते हो। थोड़ा स्पेस बनाते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछा भैया F2 बताओ, तो इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हो F2 आपको बताना है, तो वेक्टर F2 इज इक्वल टू, अब दूसरे आवेशित कण पर सभी आवेशों के कारण बल बताना है। तो दूसरे आवेशित कण पर सभी आवेशों के कारण बल जो होगा F2 इज इक्वल टू F2 पहले आवेश के कारण 1, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस
फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3, यानी तीसरे आवेशित कण के कारण इस पर बल, ऐसे ही डॉट 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 करते चले जाएंगे। और प्लस nवें आवेश के कारण दूसरे कण पर बल, तो F2n, फोर्स ऑन टू ड्यू टू n, ऐसे ही। और कूलाम के बल के नियम से ऐसे ही इसका निकाल भी लेंगे। देखो कैसे, मान लो इसकी वैल्यू रखनी हो तो भैया F वेक्टर F2 इज इक्वल टू यहाँ पर K Q1 Q2, दूसरे कण पर पहले के कारण बल लग रहा है, तो पहले के कारण यानी Q1, दूसरा इंटू Q2 अपान इन दोनों के बीच की दूरी अब R21, परिमाण में तो बराबर है R12 या R21, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी लोगे, दोनों ही बराबर होगा। यानी कह सकते हो आप R12 बराबर होगा R21 के। लेकिन जब वेक्टर लगाओगे तो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा विपरीत दिशा में। हालांकि यहाँ वेक्टर का कोई मतलब है नहीं, तो आप R12 लिखो या R21 लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1 Q2 अपान R², तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस ऐसे ही F23 है, मतलब दूसरे कण पर तीसरे आवेशित कण के कारण बल लग रहा है, तो यहाँ लिख देंगे K Q1 Q2, Q1 की जगह पर Q3 इंटू Q2 की जगह पर Q2, क्योंकि अब आप इसके कारण इस पर बल लगा रहे हो, ठीक है, अपान R², यानी इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग सपोज कर लेंगे भैया R2 पर लग रहा है, तो 2, 3 के कारण लग रहा है, तो 3 R23 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी वेक्टर फॉर्म में है, तो एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, केवल परिमाण लिखते चल रहे हैं, दिशा भी आपको लिखनी है। तो दिशा क्या होगा, इकाई सदिश बताएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इनटू, ये परिमाण हो गया F21 का, वेक्टर में तो इसकी दिशा इनटू यूनिट वेक्टर R21, ठीक है, ये चीज़। अब ऐसे इसका F23 है, तो F23 का परिमाण तो हो गया, इनटू इसका इकाई सदिश, इसकी दिशा में इकाई सदिश, तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर R23, ठीक है। ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे, जितने भी आवेशित कण होंगे उनके कारण बल लग रहा होगा, और प्लस लास्ट में nवें आवेशित कण के कारण दूसरे आवेश पर बल जो होगा वो होगा K Q1 Q2, यानी Qn इंटू पहला आवेश दूसरा आवेश Q2 अपान इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेंगे R2n, और इसका स्क्वायर, और इंटू इकाई सदिश भी लिखेंगे, तो इकाई सदिश इसकी दिशा में इकाई सदिश मान लेंगे वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R2n, ये आपका हो गया। इसी प्रकार आप तीसरे आवेशित कण पर, चौथे आवेशित कण पर, जितने आवेशित कण पर मन गए उतने आवेशित कण पर किसी पर भी ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर? तो मुझे लग रहा है आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। यही था, किसी निकाय, यदि किसी निकाय में कई आवेशित कण हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल उस निकाय के अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होगा अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो यही चीज़ था। इसमें n निकाय थे, एक निकाय में n आवेशित कण थे, उनमें से पहले आवेश पर आप बल निकालें, क्या था, उनके सदिश योगफल के बराबर था। उन सभी बल के जो अन्य आवेशों के द्वारा उस पर लगाए जा रहे थे उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर था। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? कूलाम के नियम से, कूलाम बल के नियम से ये निकाल दी। ऐसे Q2 पर निकाल सकते हो, F2 बल है ना, ऐसे Q3 पर, किसी पर भी निकाल सकते हो। तो ये आपका रहा। अगला टॉपिक पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। अगला टॉपिक हमारा है लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम के बल, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ आप लिख लेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। तो अब लोग अपने नोटबुक में ये दोनों कूलाम के नियम की सीमाएं लिख लेंगे कि यह नियम स्थिर, पहले तो रेस्ट पोजीशन में रुका हुआ होगा, बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए ही सत्य है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होगा। दूसरा, यह नियम 10⁻⁻15 मीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं होगा। बात क्लियर है? अब एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं।
स्थिर का मतलब रुका हुआ हो। बिंदु आवेश का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पर कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है जो आप आवेश लिए हो उसकी जो त्रिज्या हो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो। इस तरह से आप गोलीय आवेश भी ले सकते हो। मान लीजिए जैसे ये ले रहे हो आप, एक ये आपका आवेशित कण है और एक ये आपका आवेशित कण है, ठीक है। और इनकी जो त्रिज्या है ये आर है, क्या है, किसी का भी मान लो आर है, R1 है, जो भी मन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो प्रभावी दूरी है या जो भी दूरी है, मान लो इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं और इनके बीच की दूरी को R मानते हैं, ठीक है, ये R है। तो ये बिंदु चार्ज तब हम कहेंगे इसको जब R1 इज लेस देन R, या फिर क्या, और एंड R2 इज भी लेस देन R होगा। यानी दोनों आवेशित गोलों की जो त्रिज्याएं हैं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हैं, नगण्य हैं, तब हम इसको बिंदु आवेश कहते हैं। बात क्लियर है ये चीज़, ठीक। तो पॉइंट चार्ज आपको समझ में आ गया, स्थिर बिंदु आवेश तो समझ में आ ही रहा है। तो केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अगर गति का आवेश गतिमान है आवेशित कण तो उस पर दोनों बल लगेंगे, वैद्युत बल भी और चुंबकीय बल भी। उसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब चुंबक पढ़ेंगे। अब बात आती है यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। तो 10⁻⁻15 मीटर की दूरी का कॉन्सेप्ट आप समझिए। इसका मतलब 10⁻⁻15, ये बहुत कम दूरी है। इसको आप लिख सकते हो 1/10⁻15, क्योंकि किसी भी संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में लाओगे तो उसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस था, ये प्लस होगा, ठीक है। घातांक एवं कर्णी के नियम में सिखाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इतने मीटर का मतलब 1/1 के पीछे 15 जीरो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीटर। अब आप सोचिए कि 1 को आप इतने से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 0.00000 ऐसे मिलेगा आपको। 14 बार 0 1, फिर है ना, इस टाइप से। तो ये दूरी बहुत छोटी है और अगर इस दूरी तक तो सत्य है, 10⁻⁻15 मीटर तक सत्य है, लेकिन इससे कम दूरी की बात की जाएगी तो वहाँ कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। जैसे बात करें परमाणु के नाभिक की, किसी भी परमाणु के नाभिक की बात की जाए, ठीक, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो उसमें वैद्युत बल नहीं लगेगा। प्रोटॉन होते हैं तो यहाँ पर ऐसे होंगे, ऐसे ही सपोज कर लीजिए ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच आपके अकॉर्डिंग लगना चाहिए था कूलाम का बल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आवेशित कण हैं, इस पर भी आवेश प्लस है, इस पर भी आवेश। तो दो बिंदु आवेशों या दो आवेशित कणों के मध्य जो बल लगता है वो कूलाम का बल होता है, यानी स्थिर वैद्युत बल आप बोलते हो उसको, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितना होती है, F = 1/4πε0K × Q1 Q2/r², ठीक है। कूलाम का बल लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ध्यान दीजिए, प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते, क्लियर। तो यहाँ कौन सा बल लगता है, यहाँ जो बल लगता है वो एक विशेष प्रकार का बल है और उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। आपको जानकारी के लिए आपके बता दूं कि अब तक ज्ञात सभी बलों में प्रबल नाभिकीय बल जो है सबसे ज़्यादा प्रबल है। प्रबल नाभिकीय बल जो है सबसे ज़्यादा प्रबल है, अब शक्तिशाली है। जितने भी बल की बात कर लो, चाहे वैद्युत बल की खोज हुई, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल की, चाहे चुंबकीय बल की, जितने भी बल की बात की जाए, उन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, प्रबल नाभिकीय बल है। और ये परमाणु के नाभिकों में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम करता है। इसी बल के कारण वो बंधे रहते हैं एक दूसरे से, आकर्षण बल के कारण खींचते रहते हैं। क्लियर? लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि नाभिक के बीच, प्रोटॉनों के बीच केवल नाभिकीय बल लगता है, कूलाम बल नहीं लगता है। कूलाम बल भी लगता है, यह कहना गलत होगा कि नहीं लगता है, लेकिन उस बल की प्रबलता बहुत कम होती है, इसलिए प्रेक्षित करना मुश्किल होता है। ठीक है, वो नेग्लेक्टेड हो जाता है प्रबल नाभिकीय बल, इतना शक्तिशाली ये होता है। बात समझ में आई? तो 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिकीय दूरी होती है। ऐसे ही कोई पूछे परमाणुीय दूरी तो 10⁻, लगभग 10⁻, कहीं कहीं आपको -10 मीटर या कहीं कहीं 10⁻11 मीटर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक के लिए भी सत्य है। तो जाहिर सी बात है, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि इसके लिए ऑलरेडी सत्य है, क्योंकि मैंने लिखा है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है, जबकि ये दूरी अधिक है इससे। ठीक है, तो कूलाम का नियम परमाणुीय दूरी 10⁻10 या 10⁻11 मीटर तक मीटर और नाभिकीय दूरी 10⁻15 मीटर के लिए सत्य है, और इससे कम के लिए सत्य नहीं। ये इसका लिमिटेशन हो गया। बात क्लियर है? हम आगे की बात करेंगे, ये आप लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कूलाम का नियम सत्य है तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 10⁻15 मीटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कराएंगे। हम लोग स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कराएंगे, और ये टॉपिक बढ़िया है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल किस तरह से होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी रिसर्च कैसे हुई। ठीक है, तो दो पार्ट में इसको बांट देते हैं। यहाँ हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स, हम यहाँ बात कर लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वैद्युत बल होता है, वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। सपोज कर लीजिए आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, पहला ये है, एक मिनट, और दूसरा आपका ये है। ठीक है, इस पर Q1 बल लगा, इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले मिलाने वाली रेखा बना दीजिए कि इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है। ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज कर लीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R है। ठीक है बात। अब अगर इनके बीच कोई माध्यम है, हम सपोज कर लेंगे कि एक मिनट, इसका कलर चेंज करो इस तरह, कि ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित है ठीक है। हम मान लेंगे Q1 Q2 जो आपका आवेश था किसी ऐसे माध्यम में स्थित था जिसका परावैद्युतांक K था और उन दोनों के बीच की दूरी R थी। ठीक है, तब इनके बीच वैद्युत बल का परिमाण कितना होगा ये देखिए। देन जितना Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा, क्योंकि ये न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम का पालन करते हैं।
तो Q1 के कारण Q2 पर बल, चाहे Q2 के कारण Q1 पर बल, F इज इक्वल टू होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान r²। इन दोनों के बीच की दूरी r थी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और इन सब के बारे में आप जानते हो, फिर भी लिख दे रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो स्मॉल k के बराबर होता है। अगर मैं केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करूँ, स्मॉल k के बराबर होता है। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल 9 × 10⁹ और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन, r² को उधर भेजेंगे मीटर², ऐसे ही Q1 Q2 को इधर भेजेंगे, भाग में आएगा तो कूलाम स्क्वायर। बात क्लियर है? ऐसे एप्सिलॉन नॉट की बात करें अगर अकेले, तो ये जानते हो परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है, निर्वात की वैद्युशीलता होता है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका मात्रक जैसे इसका उल्टा होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बात क्लियर है? K की बात करूँ तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है भिन्न भिन्न माध्यम के लिए पर निर्भर करती है। जैसे आपको पढ़ा दिया गया था निर्वात के लिए, अगर निर्वात की बात की जा रही है तो वहाँ पर K की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही वायु के लिए भी 1.00 करके थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो लगभग 1 ही होता है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए आप दोनों के लिए लिख सकते हो क्या, निर्वात या फिर वायु, दोनों के लिए K की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही बात की जाए धातु या चालक के लिए, तो वहाँ पर K का मान अनंत लिया जाएगा। और अगर कोई माध्यम परावैद्युत है, परावैद्युत माध्यम है, क्या है, परावैद्युत की बात करेंगे तो K का मान जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन इनफाइनाइट से छोटा होगा, ये 1 से बड़ा, ठीक है, हमेशा K इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये बात हो गई स्थिर वैद्युत बल की। और इस बल को आप क्या करिए, यहाँ पर Fe से लिखिए। E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में अंतर, डिफरेंस बताने के लिए। बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो यहाँ पर दो द्रव्यमानों के बीच बल लगेगा, और हम सपोज कर लेंगे हमारे पास दो द्रव्यमान हैं, एक ये है और दूसरा ये। ठीक है, मान लेंगे जो इनका केंद्र है वो ये है, सेंटर। पहले द्रव्यमान को मान लेंगे m1 है, दूसरे द्रव्यमान को मान लेंगे m2 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेंगे हम लोग कि भैया इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है केंद्र से केंद्र तक की, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो r है। कितनी है? r है, ये मान लिए। तब इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो वो होगा F, और उसको हम पहचान के लिए लिखेंगे Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपान r²। गुरुत्वाकर्षण बल का, इसको कूलाम ने दिया, इसको न्यूटन ने दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r², Fg इक्वल टू G m1 m2 अपान r²। आपको बता दें कि यहाँ G ही आप नहीं जानते हो तो लिख लेंगे वेयर जो G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मीन्स सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक
ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका अगर मात्रक निकालेंगे जी का, तो जी को रोको, बाकी सबको उधर भेज दो। तो आर स्क्वायर इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में। तो एफ था पहले से न्यूटन और दूरी का वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति, m1 m2 इधर आएगा भाग में। तो किलोग्राम किलोग्राम क्या होगा, किलोग्राम स्क्वायर। ये आप इसको ऐसे, ठीक है। जी है कांस्टेंट है और इसकी भी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये चीज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ क्या था 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये चीज़ आप ध्यान दें दोनों में, बेसिक। अब हम बात करते हैं कंपेयर करने की, दोनों की तुलना करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और बढ़िया से देखते हैं। ये पहले तो हम लोग देखेंगे समानताएं, इन दोनों बलों में क्या क्या चीज़ समान है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि दोनों ही बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करते हैं। तो इसको मैं आपको समझाऊं कि दोनों ही बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन क्या करते हैं। तो पहले तो आपको न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और वो नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक, तो अगर Q1 Q2 पर Fe बल लगा रहा था, मान लो ये वाला इस पर लगा रहा था, तो सिंपल सी बात है ये वाला भी इस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगा। और इस बात को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं किसमें, जब हम लोग पढ़ रहे थे कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो उसमें लास्ट में हम लोग प्रूफ किए थे F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। इसका मतलब क्या था, F12 का मतलब ये था 1 पर 2 के कारण लगाया गया बल बराबर तो है किस पर, 1 पर 2 के कारण लगाया गया बल, लेकिन माइनस का चिन्ह बताता था विपरीत दिशा में, तो बराबर पर विपरीत दिशा में लग रहे थे, इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का ये पालन करता है। और ये पहले से पालन करता था। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए आपके पास गेंद है, दीवार को मारते हो, दीवार पर मारते हो गेंद को, तो गेंद जितने बल से मारोगे उतने ही बल से वापस आता है। ठीक है, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। दूसरे, ये तो समानता हो गई दोनों में। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लिखा है दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। फार्मूले में आ जाओ तुरंत। यहाँ देखो, अगर 1/4πε0 के Q1 Q2 कांस्टेंट हो तो Fe आपको देखने को मिलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R², मतलब R² के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और यहाँ भी देखो, अगर G m1 m2 कांस्टेंट है तो Fg आपको क्या मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R², वर्ग है, दूरी का वर्ग है R², और व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी का वर्ग बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। तो इस तरह से ये भी है, ये भी पालन करता है, और ये भी विद्युत बल भी पालन करता है। ये दोनों में समानताएं हो गई। आप देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, जल्दी जल्दी से। दोनों ही बल संरक्षी बल हैं। ठीक, इस बात को फर्स्ट ईयर में जाके आप क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी बल क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब असंरक्षी बल क्या होता है। तो बहुत आसान भाषा में समझाऊँ आपको, वह बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त हो जाए, सामान्यतः किया गया कार्य पुनः प्राप्त हो जाए, संरक्षी बल। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त नहीं होता है, असंरक्षी बल कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जितने भी लगभग विरोधी बल होते हैं, जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, इन सबके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वे असंरक्षी बल होते हैं। एक स्टेटमेंट ये आप कह सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह सकते हो, यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, यानी आप किस पथ से लेकर गए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ऐसे, इसको आप क्या करो, एक बार इस वाले पथ से लेकर जाओ, यहाँ से ऐसे यहाँ पर पहुँचा दो, और दूसरी बार आप क्या करो, इस वाले पथ से लेकर जाओ, यहाँ पर पहुँचा दो, और दोनों द्वारा किया गया कार्य बराबर ही हो। तो पथ पर निर्भर कहाँ किया, वो तो केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर किया। तो इस बल को हम लोग बोल देते हैं संरक्षी बल, यानी ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। लेकिन ऐसा बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, वो असंरक्षी बल कहलाता है।
ठीक है, 2 पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट आप बता सकते हो कि किसी बंद चक्र के दौरान, एक बंद चक्र का मतलब क्या होता है? ऐसा चक्र जिनका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो। जैसे मान लो ये ए पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट किए, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, लास्ट में तभी तो बंद हुआ, तो यही तो अंतिम बिंदु हुआ। यानी ऐसा चक्र है जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, उसको बंद चक्र बोलते हैं। तो एक बंद चक्र के दौरान किसी भी वस्तु को प्रारंभिक बिंदु से ये यहाँ तक लाने में जो आप कार्य करो वो 0 मिल जाए तो वो भी क्या होगा? संरक्षी बल होगा। और अगर 0 नहीं मिला तो असंरक्षी बल होगा। बात क्लियर है? तो ये जो वैद्युत बल है ये संरक्षी बल है, क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। आप लोगों को आगे प्रूव भी करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, ठीक है। दोनों ही बल निर्वात में, निर्वात का मतलब अगर उन आवेशों के बीच कुछ नहीं रखा है तब भी कार्य करते हैं, बिल्कुल कार्य करते हैं। देखो, अगर निर्वात अथवा वायु होता तो के का मान यहाँ 1 रखते, तो 1 से गुणा कराते यही रह जाता। तब बल का फार्मूला क्या आता आपके पास? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। अब भी तो बल लग रहा है, ठीक। तो ये क्रियाशील है। इसमें माध्यम और निर्वात का कोई मतलब ही नहीं है, इनके बीच कुछ नहीं होगा तब भी इतना ही बल होगा, कुछ होगा तब भी इतना ही बल होगा। इसमें कोई वो निर्वात का और उसके लिए कोई व्यंजक में कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है। बात क्लियर है? तो दोनों ही बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, इस बात को आप नोट रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं, अब दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बल लगेगा वो उस वस्तु के केंद्र, जो बल की क्रिया रेखा होगी, लाइन ऑफ एक्शन होगा, उस बल के केंद्र से होकर गुजरेगा। यानी ये वाला अगर इस पर बल लगा रहा है, ये वाला, ध्यान देंगे, ठीक, ये M1 जो है M2 पर बल लगा रहा है, तो इसमें तो खाली आकर्षण बल होता है, यानी अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला उसको अपनी ओर खींचेगा, और उस बल को कैसे खींचेगा? ऐसे खींचेगा। अब उसकी क्रिया रेखा क्या होगी? तो अगर क्रिया रेखा की बात करेंगे, देखिए, तो क्रिया रेखा उसकी यही होगी, उसके केंद्र से होकर गुजरेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस बल को केंद्रीय बल कहते हैं। अगर ये खींचेगा तो इस तरफ इसका लगेगा, और इसकी भी क्रिया रेखा इसके केंद्र से होकर गुजरेगी। ऐसे ही सेम ये भी कूलाम ने कहा था, दोनों ही बल मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होंगे। अगर ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो प्रतिकर्षित करेगा या तो आकर्षित करेगा। आप आगे पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी हम अभी आगे बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये अगर प्रतिकर्षित करेगा तो दूर भगाएगा, और दूर भगाएगा तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश का मतलब ये ऐसे हो सकता है, यानी इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे की ओर बढ़ाओ तो इसके केंद्र से होकर जाएगा। अगर ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, मान लीजिए विपरीत प्रकार का आवेश है, तो ये भी क्या होगा? मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ऐसा आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कि ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, तो ये वाला जब इस पर बल लगाएगा भैया तो ये इधर की ओर जाएगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग होगा। डायरेक्शन भी आप लोग जानिए, 2 ही स्थिति है, या तो इधर और या तो इधर, ठीक है। ऐसे ही सेम इस पर भी लागू होता है। ये नहीं कि आप इधर की ओर डायरेक्शन दे दिए, इधर की ओर डायरेक्शन, ऐसा नहीं होगा। मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होगा, इसी रेखा पर होगा, चाहे इधर चाहे इधर। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। इसीलिए ये दोनों बल क्या होंगे? केंद्रीय बल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये आप चारों पॉइंट समझ लिए, 5 पॉइंट आप समझ लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले उस पर चलते हैं और असमानताएँ देखते हैं कि इन दोनों में असमानताएँ कौन कौन से हैं। तो पहला असमानता है, स्थिर वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जबकि हम देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका वो सदैव आकर्षण बल होता है। तो इसका लॉजिक ये है कि आवेश की प्रकृति तो 2 होती है, आवेश आपको 2 प्रकार का देखने को मिल जाता है, लेकिन द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। बात क्लियर है? और द्रव्यमान जब एक ही प्रकार का है तो उसमें एक ही प्रकार का बल लग सकता है, और वो बल कैसा होता है? आकर्षण बल होता है। बात क्लियर है? लेकिन आवेश क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, तो इसलिए उसमें 2
प्रकार के बल देखने को मिल जाते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण बल। द्रव्यमान ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लस है कि माइनस ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये लॉजिक वहाँ काम नहीं करेगा। बात क्लियर? आप देखते हैं स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अभी बात हो रही थी उसके बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ एक आपको के मिल गया है, कैपिटल के, जो कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी परावैद्युतांक है। ये एक नियतांक है, और ये कौन सा नियतांक है? किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल तथा उसी बिंदु आवेशों के बीच वो स्थिर वैद्युत बल निर्वात में तथा उन्हीं बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल माध्यम में के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो इस प्रकार से, ये इस पर निर्भर करता है। अगर निर्वात अथवा वायु तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी इतना ही रहेगा, और अगर चालक है तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, और अगर परावैद्युत पदार्थ है तो उसके लिए के का मान 1 से अधिक होगा, और 1 से अधिक होगा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उससे आप भाग करोगे, यानी इसकी वैल्यू घटेगी। इसका कॉन्सेप्ट COT सीरीज में लेकर आएंगे कि अगर दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात क्लियर? अभी के लिए इतना समझिए कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। अगर निर्वात अथवा वायु होता, यानी इनके बीच कुछ नहीं होता या हवा होता, तब के का मान हम 1 रखते, कुछ और बल का मान आता। लेकिन अगर चालक भर दिया जाए तो उनके बीच बल 0 हो जाएगा, है ना, इनफाइनाइट से भाग कर देंगे, 0 आएगा। तो इस तरह से अगर परावैद्युत माध्यम है तो के का मान 1 से अधिक होगा, कुछ कम होगा, यानी भिन्न भिन्न माध्यम में बल का मान भिन्न भिन्न आएगा। लेकिन इस फार्मूले में देखो कहीं के का कोई टर्म नहीं है, के कहीं नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसमें कुछ भी भरा हो, खाली हो, निर्वात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल का मान इतना ही आएगा। तो ये एक असमानता थी इसमें कि स्थिर वैद्युत बल जो है आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है, और इस पर कागज़ के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, कंघे को अपने सूखे बालों से रगड़ते हो तो घर्षण के कारण उसमें आवेश आ जाता है, और कंघे को लेकर आते हो इधर इसके पास। मान लीजिए आप कोई कंघा लेकर आ रहे हो इसके पास, ठीक है, ये तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े थे या तिनके थे, ये अब यहाँ नहीं हैं, पृथ्वी पर नहीं हैं। फिर कहाँ गए? ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, 1 मिनट, वो इस कंघे की ओर जा रहे हैं और इसमें आकर क्या होंगे, चिपक जाएंगे। यानी आप जब रगड़ते हो सूखे बालों में तो बहुत कम आवेश, कुछ मिली कूलाम आवेश या माइक्रो कूलाम आवेश इस पर उत्पन्न होता होगा, और वो क्या करता है, इन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को पृथ्वी से छीन लेता है। जबकि पृथ्वी भी, ये क्या लग रहा था ऊपर की ओर, F ही लग रहा था, जबकि पृथ्वी भी इन छोटे छोटे टुकड़ों पर, यानी कागज़ के टुकड़ों पर अपनी ओर आकर्षण बल से खींच रही थी, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से। विशाल का है पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल से कागज़ के टुकड़े को खींच रही है, फिर भी कुछ मिली कूलाम का आवेश क्या करता है, कागज़ के टुकड़ों को इससे छीन लेता है। तो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वैद्युत बल कितना प्रबल होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो आप नोट करके लिख भी सकते हो, यहीं पर समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 प्रोटॉन हैं, तो जो 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन, इनके बीच में अगर दूरी कांस्टेंट हो, सब में रख दिया जाए, है ना, तो इनके बीच में जो वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, उन दोनों का अनुपात देखिए, Fe/Fg, इन दोनों का अनुपात 10 टू द पावर, लगभग आपको 10 टू द पावर 36 देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हो Fe इज इक्वल टू 10⁻36 इंटू Fg। अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूँ तो आप कह सकते हो कि दो प्रोटॉनों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो उसी दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है, 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो। प्रोटॉन पर आवेश जानते हो, प्लस ई के बराबर होगा। प्रोटॉन की आप लोग द्रव्यमान भी जानते हो, दोनों प्रोटॉन का सेम होगा। और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होगा। तो ये लिख के आप सॉल्व करोगे, लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, ये लगभग इतना आएगा। ठीक, ऐसे बात कर देते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच। मान लीजिए आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनके बीच की दूरी कांस्टेंट है, वैद्युत बल निकालते समय भी, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते समय भी। तब Fe अपान Fg आप देखोगे कि 10 की घात लगभग 43 गुना आएगा। कितना आएगा? 10 की घात 43। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप लिख सकते हो Fe लगभग बराबर होगा किसके? 10⁻43 इंटू Fg के। लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोल देंगे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻43 गुना ज़्यादा होता है, 43 गुना होता है। ठीक है, ये अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसका तो हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे क्योंकि आपके NCERT में है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इनके बीच मुझे याद है जहाँ तक तीसरा क्वेश्चन होगा, देखेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे। इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना करना है हमको, तो बात करें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात की, तो आपको लगभग 10⁻39 देखने को मिलेगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 2.39 करके, अप्रॉक्सीमेट कुछ ऐसे आता है, इंटू 10⁻39। अगर इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो Fe इज इक्वल टू 10⁻39 इज इक्वल टू नहीं, ये लगभग बराबर होगा 10⁻39 इंटू Fg के। तो आप इसको बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना होता है। ये आपका हो गया आज का टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ें वापस से देखते हैं। आज हम लोग पढ़ लिए हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यदि किसी निकाय में बहुत सारे कण हैं तो उसमें से किसी एक आवेशित कण पर जो बल लग रहा है अन्य आवेशों के कारण, उन बलों के सदिश योगफल के बराबर हो जाएगा। कुल बल की बात करेंगे तो उसका मैंने ये प्रूफ करवा दिया, आपको समझा दिया सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि कूलाम के नियम की सीमाएं कहाँ तक हैं, कहाँ कहाँ तक काम करता है। जानकारी के लिए आपको बताऊं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सार्वत्रिक है यानी यूनिवर्सल है, सब जगह काम करता है। जबकि ये आपका जो कूलाम का नियम है ये सार्वत्रिक नहीं है। तो एक असमानता आप ये भी लिख सकते हो इसमें, क्या असमानताओं में, कि स्थिर वैद्युत बल सार्वत्रिक नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ काम करेगा यहाँ नहीं काम करेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, वो यूनिवर्सल है, हर जगह काम करेगा, सभी जगह काम करेगा, सार्वत्रिक है। बात क्लियर? तो इसमें एक असमानता आप लोग ऐड कर लीजिएगा। चलो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका लिमिटेशन पढ़ते हैं। और लिमिटेशंस में आपको क्या मिला, ये कि ये स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, रुका हुआ होगा और पॉइंट चार्ज होगा। और दूसरी चीज़, यह नियम 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है, उससे कम दूरी होती है तो वहाँ काम नहीं करता है। अब बात करेंगे, ये तो तुलना आप लोग देख लिए, समानताएं देखें, फिर असमानताएं। ठीक, ये आपका समानताएं थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और असमानताएं आपकी ये थी, इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसमें एक चीज़ ऐड जरूर कर लेना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, जबकि कूलाम का नियम यूनिवर्सल नहीं है। मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज़ की एक भी वीडियो आपकी मिस ना होने पाए, और इसका लाभ लीजिए, फ्री में क्लास चल रही है। थैंक यू।